अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 8 वेव मोशन एंड साउंड। फर्दर चलने से पहले हम लोगों को ये कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में बार बार यूज़ होंगी, हम उनको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले वाइब्रेटरी मोशन। व्हाट इज़ अ वाइब्रेटरी मोशन? वाइब्रेटरी मोशन इज़ अ टू एंड फ्रो मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है, टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे एंड कंटिन्यूस मूवमेंट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के आगे पीछे घूम रही है। व्हाट इज मीन पोजीशन? देखिए, हमने एक यहाँ पर पेंडुलम लिया, ठीक है। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम की जो मेन पोजीशन है वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है जब वो रेस्ट में है, लेकिन जब हम उसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर थोड़ा सा पीछे आएगा। वो इस तरह से मूव करेगा पेंडुलम, ठीक है। ये जो इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन कौन सी है? जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है रेस्ट में, वो उसके ही अबाउट इट्स मेन पोजीशन, उसी को क्रॉस करते हुए बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेगा, या इसको टू एंड फ्रो मूवमेंट कहते हैं, और इसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन की जो और एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास हैं गिटार की स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल, जब हम ये स्ट्रिंग्स हैं गिटार की, जब हम इसको यूँ यूँ हिलाते हैं तो वो भी वाइब्रेट करती हैं, ठीक है। तो साउंड प्रोड्यूस होता है उस वाइब्रेशन से। हम एक स्प्रिंग की एग्जांपल ले लेते हैं कि ये स्प्रिंग है। अब मैंने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा, जब मैंने उसको खींचा और फिर मैंने उसको छोड़ दिया, तब ये स्प्रिंग वापस आएगा पीछे अपनी, जैसे ये रेस्ट पोजीशन पे था ना, मेन पोजीशन पे, उससे थोड़ा और पीछे आएगा, फिर वापस आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा। इस तरह कम होते होते फिर वो अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। पहले ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, फिर कम करते करते अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये इस वाइब्रेटरी मोशन की एक और एग्जांपल है। ये हो गई वाइब्रेटरी मोशन। अब व्हाट इज वाइब्रेशन? वाइब्रेशन इज वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। कैसे? तो देखें, ये इसकी मेन पोजीशन थी। जब बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया मूव करना, यहाँ तक पहुँचा, फिर वो वापस आया और आगे गया, और फिर वो वापस अपनी मेन पोजीशन पे आया। ये जो उसने एक कवर किया है, यहाँ से स्टार्ट करके एक राउंड ट्रिप कवर किया है, इस वन राउंड ट्रिप को कहते हैं वन वाइब्रेशन। नाउ व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन सेम वाइब्रेटरी मोशन है। इसको पीरियोडिक मोशन इसलिए बोला है, पीरियड मीन्स repetitive movement. एक बॉडी, if a body repeats its movement in equal interval of time, ये मतलब हर 5 मिनट में वो एक राउंड ट्रिप ले रही है, हर 5 मिनट में एक राउंड ट्रिप ले रही है और अपनी मूवमेंट को रिपीट कर रही है। अब एक बॉडी है जो कि मोशन में है और वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, लेकिन वो आगे जाती जा रही है, वो अपनी मोशन को रिपीट नहीं कर रही, जबकि यहाँ पर ये जो बॉडी है ये अपनी मूवमेंट को बार बार रिपीट कर रही है, बार बार यहाँ जाकर वापस आ रही है, फिर वापस जाके यहाँ आ रही है। तो अपनी बॉडी एक अपनी जो मूवमेंट है उसको रिपीट करे और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कि हर मूवमेंट 5 मिनट की हो, हर मूवमेंट 5 मिनट की हो या 2 मिनट की, जो भी टाइम है उसी टाइम में करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करे, तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। नाउ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वैसे तो टाइम ही होता है कि कितने टाइम में एक मोशन कंप्लीट हुआ है, कितने टाइम में एक मूवमेंट कंप्लीट हुई है, लेकिन अभी हमने पढ़ा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मीन्स वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप और टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को होने में कितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड है। कैपिटल टी से हम इस पूरे चैप्टर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो साइन है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ये है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं। टाइम पीरियड तो था कि एक वाइब्रेशन कितने टाइम में हुई है, जबकि उसका ऑपोजिट है फ्रीक्वेंसी, कि एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी is inversely proportional to the time period. Now what is displacement? Displacement is the distance covered by a vibrating body. अब ये बॉडी वहाँ पर वाइब्रेट कर रही है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसे यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और एक्स से डिनोट करेंगे। Now what is amplitude? Amplitude होता है maximum displacement covered by a vibrating body
फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, ये इसकी मीन पोजिशन है, ये पेंडुलम था, ठीक है। अब ये कितने डिस्टेंस तक या मैक्सिमम डिस्टेंस अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ऊपर जाती है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये कितना पेंडुलम कितने एम्पलीट्यूड तक जाती है, कितना ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है। तो जितना ऊपर जाएगी उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, कम जाएगी तो उसका कम एम्पलीट्यूड है। इसको एक्स नॉट से हम डिनोट करते हैं। नाउ व्हाट इज हुक्स लॉ? हुक्स लॉ में हुक ने स्प्रिंग लिया था, इसने क्या किया था, इस स्प्रिंग को एक्सटेंड किया था, फोर्स लगा के इसको खींचा था, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग इलास्टिक होती है। ये इसकी मीन पोजीशन थी, अभी ये इसकी रेस्टिंग पोजीशन है, ठीक है। अब उसने इस बॉल से पकड़ के इस स्ट्रिंग को खींचा। जब उसने खींचा तो स्प्रिंग थोड़ा सा जो है वो एक्सटेंड हो गया, और क्योंकि ये एक्सटेंड हो सकता है और स्ट्रिंग वहाँ तक चला गया। उसके बाद यहाँ पे खींच के उसने उस स्ट्रिंग को छोड़ दिया। जब वो छोड़ा तब स्ट्रिंग दोबारा पीछे आया, लेकिन अब वो अपनी मीन पोजीशन पे नहीं आया, अब वो अपनी मीन पोजीशन से भी पीछे चला गया, फिर पीछे गया, फिर आगे आया, फिर पीछे गया, फिर आगे आया। इस तरह से इसने एक टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शुरू कर दी, ठीक है। अब हुक ने कहा था कि ये जो एक्सटेंशन है, मतलब इस स्प्रिंग की जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मीन्स डिस्टेंस या जो भी, कि कितना एक्सटेंड हुआ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, कि हमने जितनी फोर्स से, ऑब्वियस है ये बात कि जितनी फोर्स से मैं स्प्रिंग को खींचूंगी उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन होगी। तो extension is directly proportional to the force. More the force, more will be the extension. Now, if we write like force is directly proportional to the extension, और इस directly proportional का जो हम साइन हटाएंगे और is equals to लगाएंगे तब एक constant आएगा which is k. So k is known as spring constant. K is also known as spring constant. F is equals to kx. This is the formula of Hooke's law. अच्छा, अब एक होती है restoring force. Restoring force is the force which brings the spring back to its mean position. ठीक है, restoring force भी यही इसी तरह होगी, लेकिन kx ही होगा, क्योंकि जो restoring force होती है जो उसको वापस लेके आएगी, क्योंकि जितनी force से हमने खींचा उसी force से वो वापस आएगी, ठीक है। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है। हमने यहाँ फोर्स लगाई थी, वो वापस यहाँ आई, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो उसमें हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। तो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो यूजुअली ये प्रॉब्लम्स में यूज़ होती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्प्रिंग। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजिशन, हमेशा पीछे की तरफ। जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लगाई है हमने, उसकी हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स होती है। नाउ लेट्स फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी मीन्स दिस ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू द स्प्रिंग। अच्छा, जैसे हमने पहले पढ़ा कि हम हुक्स लॉ में कि उसने स्ट्रिंग को खींचा, थोड़ी सी एक्सटेंशन हुई, यहाँ इस तरफ फोर्स अप्लाई हुई, और उसके बाद बाय रिस्टोरिंग फोर्स वो मेन पोजीशन के पीछे आया, फिर आगे गया, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हुई, राइट। उससे हुक्स लॉ से हमें ये फॉर्मूला मिला था F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स विच इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स, एंड माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, ठीक है। F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, F की जगह हम एम ए लगा सकते हैं, के एक्स हमने वैसे ही लिखा, ए यहीं रखा, एम हम नीचे ले गए। अच्छा, जब हमने F इज इक्वल्स टू एम ए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में देखा था, वहाँ m कांस्टेंट था, और यहाँ F इज इक्वल्स टू के एक्स में k कांस्टेंट है, m की वैल्यू भी 1 है, k की वैल्यू भी 1 है, तो ये जो k ओवर m है ये दोनों कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू 1 है। तो जब k अपन m कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो जो फॉर्मूला बना वो a। अच्छा, अब हमने यहाँ पर जब हम ये कांस्टेंट को हटाएंगे तो इज इक्वल्स टू फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बन जाएगा, ठीक है। तो
ए यहाँ पर कांस्टेंट था तभी इज इक्वल्स टू था, लेकिन अब हमने ये सारी चीज़ें हटाई तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो गया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? जो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब ये मूव करेगी, हमने फोर्स अप्लाई की और इसने मूवमेंट की, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। वो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स एक्सटेंशन, कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगी, जितनी ज़्यादा एक्सटेंशन हुई, उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, या फिर उसमें जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन थी उतनी ज़्यादा उसने एक्सटेंशन की। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द extension, but with the sign of negative, which shows that the direction of acceleration is also always towards the mean position, कि इस एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन वो आगे जाके वापस आएगी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होगी। जब भी कोई वाइब्रेटरी मोशन करता है तो उस बॉडी का जो टारगेट होता है वो होता है कि वापस वो अपनी मेन पोजीशन पे आ जाए, भले वो बैक एंड फोर्थ आगे जा रहा है पीछे आ रहा है। उसका जो मेन मोटो होता है, जो मेन मकसद होता है, वो होता है कि अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाए। तो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। So this movement of the spring is also known as simple harmonic motion. SHM, simple harmonic motion. Simple harmonic motion वो होता है जो 2 and 4 2 simple harmonic motion in simple words is vibratory motion or back and forth movement like this spring do. जैसे ये स्प्रिंग कर रही है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ कंडीशंस हैं कि एक तो वो वाइब्रेटरी मोशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो उसकी एक्सेलरेशन है दैट शुड ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन बट विद द नेगेटिव साइन, ठीक है। ये जो हमने एक्सेलरेशन डिराइव की है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब more the acceleration, more will be the extension, but the direction will be towards the mean position. Number 3, the acceleration should be directed towards the mean position, वो तो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। Number 4, the system should be frictionless, मतलब जब ये स्प्रिंग आगे जा रहा है पीछे आ रहा है इस तरह मूव कर रहा है तो इसमें कोई भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। वैसे तो नॉर्मली हर मोशन में, हर मूवमेंट में बॉडी की फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जो कि एज अ हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है, लेकिन इस मोशन में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है तब हम उस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे जब वो फ्रिक्शन लेस होगा। वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा है लेकिन उसमें कोई भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रही, मतलब कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की यही सारी एग्जांपल्स हैं। स्प्रिंग की एग्जांपल ले लें, पेंडुलम की एग्जांपल ले लें जो कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रही है, वाइब्रेटरी मूवमेंट कर रही है, या गिटार के स्ट्रिंग्स की एग्जांपल ले लें, या फिर जो ड्रम होता है जो बजाते हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो भी वाइब्रेटरी मूवमेंट करती है। जब वो वाइब्रेटरी मूवमेंट करेगी तभी उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा। ट्यूनिंग फॉक हो गया, ये सारी एग्जांपल्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अच्छा, टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा भी होता है, ठीक है। और जबकि जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो इसको अगर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ रखें 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा ऊपर चला जाए ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया। तो ये दो जो फार्मूलाज हैं ये टाइम पीरियड के और फ्रीक्वेंसी के, ये एक और फार्मूलाज हैं। और टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, जबकि जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, या कभी कभी हम सेकेंड -1 मतलब पर सेकेंड भी हम यूनिट यूज़ कर सकते हैं, वरना यूजुअली जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। Now we will derive the time period of a mass attached with the spring. ये जो स्प्रिंग है इसके साथ ये जो मास अटैच्ड है
इसका टाइम पीरियड कि ये कितने टाइम में एक अपनी वाइब्रेशन को कंप्लीट कर रहा है। जब हमने इसको एक्सटेंड किया फोर्स लगा के, ये एक्सटेंड हुआ, इसने एक्सटेंशन की, फिर रिस्टोरिंग फोर्स से वापस गया और फिर मेन पोजीशन पे आया, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में इसने कितना टाइम पीरियड लगाया। अच्छा, अब उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन जब ये स्प्रिंग कर रहा है, हमने उसकी एक्सेलरेशन निकाली। एक्सेलरेशन क्या थी? -k/m(x), जो कि हमने फिर उसको k/m को कांस्टेंट करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया था, लेकिन हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला नहीं ले रहे हैं। उससे पहले का एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -k/m(x) दिया। ये तब की एक्सेलरेशन है जब एक स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन यही वाला कर रही है। अच्छा, एक और एक्सेलरेशन है a इज इक्वल्स टू -ω²x। ये तब होती है जब एक सर्किल में फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, एक यहाँ पर बॉडी है, ये सर्किल में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रही है। जब ये सर्किल में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रही है, तब जो उसकी एक्सेलरेशन आएगी वो होगी -ω²x। ठीक है, ये हमने अभी निकाली नहीं है, लेकिन इसका जो आया है फॉर्मूला वो ये है। अब इन दो एक्सेलरेशंस को हम कंपेयर करेंगे, मतलब इसका यहाँ लिख लेंगे और इसकी चीज़ यहाँ रख लेंगे, दोनों को कंपेयर किया। जब हमने दोनों के वैल्यूज़ को कंपेयर किया तो माइनस दोनों के साथ था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? ω² इज इक्वल्स टू k/m। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लगाया। स्क्वायर रूट लगाने से ये इसका ओमेगा का स्क्वायर तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आई है k/m इन अ स्क्वायर रूट। अब हमें क्योंकि टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो हम टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएंगे। टाइम पीरियड का फार्मूला मैंने पीछे क्या बताया था? 2π/ω। अब इस ओमेगा की जगह हमने ओमेगा की ये वाली वैल्यू पुट की है, 2π/ नीचे लिखा है k/m स्क्वायर रूट। तो जब ये स्क्वायर रूट इस अपॉन की वैल्यू से ऊपर जाएगा तो k/m उल्टा होके m/k हो जाएगा। तो जो टाइम पीरियड आया है हमारे पास 2πm/k इन अ स्क्वायर रूट। ये किसका टाइम पीरियड आया है? जब एक बॉडी या मास एक स्प्रिंग से अटैच्ड हो। तो इसकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि हम इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। इसी मास की अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो 1 टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड का हमारे पास क्या आया है? 2πm/k स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसके बाद 1/2π तो यहीं रहेगा, लेकिन ये चीज़ हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो जब हमने इसको ऊपर लेके गए तो m/k जो था वो दोबारा k/m बन गया। तो फ्रीक्वेंसी आई है 1/2π k/m इन अ स्क्वायर रूट। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि एक फिक्स्ड रॉड से एक वायर हैंग हुई भी है, उसके ऊपर एक ये बॉब है या एक मास है या एक बॉल है जो कि इस वायर के थ्रू हैंग हुई भी है और ऊपर एक चीज़ फिक्स्ड है। ठीक है, अब ये इसकी मेन पोजीशन है, जिससे ये जो जिस वक्त ये रेस्ट में है ये इसकी मेन पोजीशन है। लेकिन अगर मैं इसको ज़रा सा भी टच करूँगी या प्रेस करूँगी तो ये आगे मूव करेगी, यूँ मूव करेगी, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड पे जाएगी, फिर ये वापस आएगी, थोड़ा इधर जाएगी, इस तरह फिर ये आगे जाएगी, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेगी अपनी मेन पोजीशन के थ्रू। मतलब बार बार मेन पोजीशन को क्रॉस करेगी और जितनी भी हमने फोर्स लगाई है उसके अकॉर्डिंगली एक एम्पलीट्यूड तक वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेगी। अब इस पेंडुलम पर कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। देखिए, सबसे पहली फोर्स है इसका वेट, जो कि इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। उसी को जो बैलेंस कर रहा है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स है जिसे हम कहते हैं टेंशन। टेंशन इसको ऊपर खींच रही है और वेट इसको नीचे खींच रहा है, बट दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसीलिए ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है। अच्छा, इस वेट का क्या फार्मूला होता है? mg।
इसको अगर हम एक्स वाई कॉम्पोनेंट्स में या कॉस थीटा साइन थीटा के कॉम्पोनेंट्स में अगर हम इसको ब्रेक करें तो जो इसके बिल्कुल टेंशन के जो बिल्कुल पैरेलल है वो होगा एम जी कॉस थीटा, और जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो होगा एम जी साइन थीटा। तो एम जी कॉस, तो ये दोनों वेट की प्रोडक्ट्स हैं। अब एम जी कॉस थीटा वाली जो फोर्स है वो बैलेंस कर रही है टेंशन को, तो इसलिए टेंशन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। तो ये जो पेंडुलम है ये इस तरफ मूव कर रहा है, पहले उस तरफ गया था और इस तरफ। ये जो फोर्स है जो इसको इधर उधर मूव करवा रही है वो है एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस बॉब। नाउ एफ इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, मतलब जो फोर्स है, जो इस पे नेट फोर्स लग रही है वो एम जी साइन थीटा है, and with the negative sign. Why negative sign? Negative sign indicates that the direction of this bob is always towards the mean position. ये और आगे नहीं जाएगी, ये वापस mean position पे आएगी, फिर ये आगे जाके वापस mean position पे आएगी। तो negative sign shows that the direction of the force is always towards the mean position. Now f is equals to minus mg sin theta. जैसे कि आप लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल्स टू एम ए, तो हमने इसकी जगह एम ए लगा दिया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास ए इज इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा। तो जो एक्सेलरेशन हमारे पास आई है ऑफ सिंपल पेंडुलम वो है ए इज इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा। Here also negative sign indicates that the direction of acceleration is always towards the mean position. Now let's derive the time period of simple pendulum. Simple pendulum हमने बताया था एक बॉब है जो कि एक वायर से हैंग हुआ है थ्रू अ फिक्स्ड वॉल। अच्छा, अब टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमने दो एक्सेलरेशंस दी हैं। एक एक्सेलरेशन सिंपल पेंडुलम की माइनस जी अपॉन एल एक्स, ये तब होती है जब एक सिंपल पेंडुलम सर्कल में होता है, एक आर्क बनता है, उसमें ये एक्सेलरेशन डिराइव होती है। तो अब आप ये इस तरह बस याद कर लें कि ए इज इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन एल एक्स। और एक की एक्सेलरेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब एक स्प्रिंग से अटैच्ड होते हैं बॉल, तब जो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होती है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है। अब हम इन दोनों को कंपेयर किया है तो ये वैल्यू यहाँ आ गई और ये यहाँ, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी अपॉन एल। हमने दोनों जगह स्क्वायर रूट लगाया, इससे स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओमेगा इज इक्वल्स टू जी अपॉन एल इन स्क्वायर रूट, हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आई है। अब हमें क्योंकि टाइम पीरियड फाइंड करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा है, ओमेगा की जगह हमने क्या पुट किया है जी अपॉन एल स्क्वायर रूट में। तो जब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो जी अपॉन एल एल अपॉन जी हो जाएगा। तो जो हमारे पास टाइम पीरियड आया है वो 2 पाई एल ओवर जी आया है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होगी जिसमें सिंपल पेंडुलम यूज़ होगा, उसका टाइम पीरियड फाइंड करना होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई एल ओवर जी वाला। और अगर कोई मास स्प्रिंग से अटैच्ड होगा तब यहाँ पर क्या था, के अपॉन एम वाला फॉर्मूला था। ये सिंपल पेंडुलम का है। इसी के लिए अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड की जगह हमने ये इसका फॉर्मूला ऐड कर दिया, और जब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो एल ओवर जी जो है वो जी अपॉन एल हो जाएगा। अच्छा, ये है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। जब सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, मास पे नहीं। लेकिन जो हमारे पास स्प्रिंग था, स्प्रिंग मूवमेंट में जब एक बॉब स्प्रिंग से अटैच था, हमने उसका जब टाइम पीरियड निकाला तो उसमें मास आ रहा था। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है उसके मास पे कि कितना हैवी मास है, कितना बड़ा मास है। लेकिन सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड डिपेंड करता है वो एल, उसकी लेंथ पे करता है। तो पेंडुलम की जो लेंथ है ना वायर की, ये जो लेंथ है ये कितनी लंबी है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, जितनी भी लेंथ होगी उसको हम पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा, उसे कहते हैं सिंपल पेंडुलम। लेकिन अगर उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड आ रहा है, उसका अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड आ रहा है तो उसको हम सिंपल पेंडुलम नहीं कहेंगे, उसे हम सेकेंड्स पेंडुलम कहेंगे। ये एक एक्सेप्शन है। तो सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है, सेकेंड्स पेंडुलम वो है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है।
बाकी 3 सेकेंड आए, 4 सेकेंड आए, वो सारे सिंपल पेंडुलम है। लेकिन जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड आया उसका नाम हमने रख दिया है सेकेंड्स पेंडुलम।